हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करेंट्स अफेयर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो आपके यूपी पीएससी हो, चाहे आपका स्टेट के पीएससी हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट्स के हों, वो करेंट्स अफेयर आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसे कि करेंट्स अफेयर है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ से इसको आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो यूपीएससी मेन फोकस पर करिए अपना। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिशन अंत्योदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी आपको दो कथन दिए गए हैं और आपका जो मेन मोटिव है वो है मिशन अंत्योदय। आपका पहला कथन है, मिशन अंत्योदय परियोजना भारत सरकार द्वारा 2021 और 22 के बजट में शुरू की गई है। पहला कथन। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को प्राप्त करना और आर्थिक गतिविधियों को चलाना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका कथन सही है। आपका पहला ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, या दोनों सही, या फिर हमारे दोनों ही गलत। या मिशन अंत्योदय जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताया गया था, तो आपको ये बताना कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, यानी कि मिशन अंत्योदय परियोजना भारत सरकार द्वारा 2021-22 बजट में शुरू की गई है, तो ये हमारा गलत है। इसका उद्देश्य गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को प्राप्त करना और आर्थिक गतिविधियों को चलाना, यानी कि सही है। यानी हमारा राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो बात जाने की डिटेल में, भारत सरकार द्वारा इसको 2017 और 2018 में शुरू किया गया था, ना कि 2021 और 22 में। नंबर सेकंड, यह गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की तलाश में अंतराल की पहचान और आर्थिक गतिविधियों को चलाने की सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा बी वाला सही है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। पहला कि आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सी घटना पहली हुई और कौन सी लास्ट में। एसबीआई, एलआईसी, प्रिवी पर्स का उन्मूलन, या एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, या फिर हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आपको ये बताना सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो इसको आपके ऑप्शन है, सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग प्रिवी पर्स का उन्मूलन, तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी एलआईसी का राष्ट्रीयकरण वो हुआ था, या सबसे पहले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो इसमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन वो सही है। तो इसका राइट है हमारा सबसे पहले जो हुआ था एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जानते हैं एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था नेशनलाइजेशन, ये 1955 में हुआ था। और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में। और ज़्यादातर जो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया तो वो 1969 में किया गया था। और प्रिवी पर्स का जो उन्मूलन था वो 1971 में किया गया था। तो ये थे हमारी सीरियल वाइज। सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। अगला प्रश्न है, तिलहन और पाम तेल पाम का पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में, इसके राष्ट्रीय मिशन के संबंध में जो कौन से हमारे कथन सही है। आपका पहला कथन है, योजना का लक्ष्य 2022 और 26 तक पाम तेल के घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है। तो ये हमारा पहला कथन है। दूसरा कथन कहता है हमारा, योजना भारत के तराई क्षेत्र और लक्षद्वीप समूह पर तार की खेती पर विशेष जोर देती है। आप बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, या फिर दोनों सही, या फिर हमारे दोनों ही गलत। जो तिलहन और पाम तेल पाम पर जो राष्ट्रीय मिशन है, तो इनमें से दो कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला वाला, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। अब जानते हैं इसको डिटेल में। जैसे कि 2025 और 2026 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है। इस योजना का जो विशेष जोर है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। सबसे ज़्यादा इसका जो गवर्नमेंट का मोटिव कहाँ से है, वो है ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको सबसे ज़्यादा उत्पादन करना है। सेकंड है, योजना के तहत पाम तेल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें मूल्य और व्यवहार्यता सूत्र के तहत पारिश्रमिक भी मिलेगा। ओके, तो हमारा कौन सा सही है, हमारा सेकंड सही है। परक्राम्य वेयर हाउस प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारा पहला कथन है, पराक्रम्य गोदाम
पराक्रम में जो गोदाम होते हैं को रसीदें भौतिक वस्तु को वितरित किए बिना एक गोदाम में संग्रहित उस वस्तु के स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देती है। सेकेंड हमारा कथन है नेगोशिएबल फेयर हाउस रसीदें कम कमोडिटी की कीमत के मामले में किसानों को राहत प्रदान कर सकती है। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा कथन सही है। केवल एक यानी पहला सही दूसरा गलत, बी यानी दूसरा सही पहला गलत, या फिर दोनों सही या फिर हमारे दोनों ही गलत। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है जो पराक्रम में वेयर हाउस प्राप्तियों के संबंध में। तो इसका राइट आंसर है क्या है, सी, यानी कि हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। पहला के जो पराक्रम में जो गोदाम रसीदें होती हैं जो भौतिक वस्तु का जो वितरित, भौतिक मतलब कि फिजिकल का कोई भी मतलब की वस्तु आदन आ जाती है तो बिना अनुमति के नहीं जा सकती, यानी कि एक ट्रक सेट का कोई प्रावधान होता है इसमें। और दूसरा NWR जो बाजार में आधिक्य होने पर पीक मार्केटिंग सीजन में किसानों द्वारा कृषि उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बच सकते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन कमज़ोर भारतीय रुपये का प्रभाव है। जो भारतीय रुपये का जो कमज़ोर प्रभाव है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, पहला मुद्रास्फीति, निर्यात मुद्रास्फीति और विदेशी कर्ज। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कमज़ोर भारतीय रुपये का जो इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा किसकी वजह से पड़ता है। ऑप्शन है पहला सही, दूसरा है केवल दूसरा सही, और तीसरा है यानी कि पहला और तीसरा सही, और डी ऑप्शन है हमारे पास, या फिर दूसरा और तीसरा सही। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर वो कौन सा है। एक तो हमारा पहला वाला आयात मुद्रास्फीति, निर्यात मुद्रास्फीति, ये गलत है। तीसरा सही विदेशी कर्ज महंगा। तो हमारा इसका राइट आंसर है स्पष्ट यानी सी वाला, यानी कि दोनों के हमारे सही, पहला और तीसरा। स्पष्ट लाभ निर्यातक को है जो बदले में आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करेगा। एक कमज़ोर रुपया मुद्रास्फीति का आयात मतलब हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उससे, क्योंकि यह आयातित वस्तुओं की लागत को बढ़ाता है, यानी जो भी इसमें टैक्स वगैरह होते हैं उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। उन कंपनियों को प्रभावित करता है जिन्होंने विदेशों में कर्ज जुटाया है और अपनी स्थिति को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में गए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और इन्होंने अपने आप को इतना क्या सिक्योर नहीं किया है। तो जिनसे क्या होता है हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमारा पहला कथन है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज का जो उद्देश्य है स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करती है। सेकेंड ऑप्शन कथन है हमारा चुनौती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तीसरा कथन है चुनौती में एक मुद्रा पुरस्कार शामिल है। चौथा कथन है चुनौती के लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को आमंत्रित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला सही तीसरा सही यानी कि दूसरा चौथा गलत, दूसरा चौथा सही पहला तीसरा गलत, दूसरा तीसरा सही यानी कि पहला चौथा गलत, या फिर हमारा पहला और चौथा सही। आपको बताना है ईट स्मार्ट जो सिटीज चैलेंज है उसके रिलेटेड हमारे कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा पहला कथन और तीसरा कथन हमारा सही है। इसको ये चुनौती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। ओके, और हमारा इसने 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आमंत्रित किया गया था, नहीं किया गया था। तो ऐसे इसमें से दो तो यहीं से ही गलत होगा। जैसे कि हम जान सकते हैं इसको डिटेल में 15 अप्रैल 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहर के स्तर पर ईट राइट इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए चुनौती शुरू की गई है। ये कोई FSSAI, आपको ये बताना है कि FSSAI के जो महासचिव हैं वो कौन हैं। तो इसके जो महासचिव हैं वो दिलीप चनॉय हैं, और इसके उप महासचिव कौन है इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जैसे कि सेकंड है 11 शहरों को विजेताओं के रूप में चुना गया है और विजेता शहरों को रुपए MOHUA इसके प्रत्येक को 50 लाख ईट राइट इंडिया पहल के कार्य अन्वयन सहित अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगले 12 महीने की अवधि में गहन जुड़ाव के लिए शामिल होना चाहिए।
5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को चुनौती के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे कि आपसे ऑप्शन में पूछा था कितना, 1 लाख, लेकिन इसमें रियलिटी कितनी, 5 लाख से अधिक। तो हमारे इस वजह से क्या, हमारा पहला और तीसरा कथन हमारा क्या है, सही होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है, या फिर दोनों ही सही या फिर दोनों ही गलत। दक्षिण एशिया में भारत में बिजली की कीमत सबसे सस्ती है। पहला कथन, दक्षिण एशिया में, ना कि दक्षिण भारत में। भारत नेपाल भूटान और बांग्लादेश से बिजली का शुद्ध आयातक है। कौन है, आपको बताना कि हमारा कौन सा कथन सही है। पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, दोनों सही है दोनों ही गलत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा दोनों ही कथन गलत हैं। जैसे कि भूटान अपनी जल विद्युत शक्ति का 70% भारत को निर्यात करता है। जी हाँ, क्या करता है, भारत को ये निर्यात करता है, कितना, वो भी 70%, जिसकी कीमत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरी ओर नेपाल न केवल भारत को अपनी अतिरिक्त पन बिजली बेचता है, बल्कि भारत को 1.2 बिलियन डॉलर के जीवाश्म ईंधन के निर्यात भी करता है, यानी कि इन देशों से हम एनर्जी खरीदते हैं। भारत 1200 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात करता है, जो दैनिक ऊर्जा मांग के लगभग 25% के लिए पर्याप्त है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, बिजली निर्यात करते हैं, वो किसके करते हैं, खाली बांग्लादेश का। भूटान से हम इंपोर्ट करते हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जो भी हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं। दक्षिण एशिया में भूटान की बिजली की कीमत सबसे सस्ती है, यानी कि 0.036 प्रति किलोवाट घंटा, जबकि भारत में 0.08 प्रति किलोवाट घंटा है। यानी कि सबसे सस्ती कहाँ है बिजली कीमत, वो है भूटान के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जारी करता है। कौन सा करता है, आपके ऑप्शन है हेरिटेज फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो कौन जारी करता है, तो इसको जो जारी करता है वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट्स जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को जारी करता है। जैसे कि हम डिटेल में जानेंगे, भारत ने प्रबंधन विकास सूचकांक यानी कि आईएमडी के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में 43वां स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड ने 64 देशों की सूची का नेतृत्व किया, और उसके बाद स्वीडन 2020 में 6ठे स्थान पर और दूसरे स्थान पर आ गया। डेनमार्क और नीदरलैंड सिंगापुर, डेनमार्क पहले पर, नीदरलैंड सेकंड पर, सिंगापुर हमारे तीसरे स्थान पर है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है, 43 है, 43rd। अगला क्वेश्चन हमारा, कुरिल द्वीप जो समूह के बारे में है, यानी कुरिल एक आइलैंड है, उससे रिलेटेड हमें कुछ कथन दिए स्टेटमेंट से, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, ये जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित 4 द्वीपों का समूह है। सेकंड स्टेटमेंट है, वे रूसी संघ के अधिकार क्षेत्र में हैं और संख्यालीन क्षेत्र का हिस्सा हैं। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, रूस 2 बड़े दक्षिणी द्वीपों पर दावा करता है, अर्थात शिकोटन और हबोनमाई के द्वीप, जिन्हें कुरिल द्वीप समूह में ही कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ये ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन। तो हमारा कौन से कथन स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। जानेंगे डिटेल में। जैसे कुरिल आइलैंड, ये 4 द्वीपों का एक समूह है। कितने का, ये 4 द्वीपों का समूह है, जो जापान के उत्तरी प्रांत, पूर्वी एशिया में होकाइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसलिए पहला कथन हमारा क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि पहले कथन में हमसे क्या कहा गया, पहले कथन में हमसे ये जापान सागर प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, निखिल नहीं। ये प्रशांत महासागर और ये ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, इसलिए पहला हमारा कथन क्या होता है, गलत होता है। दूसरा, वे रूसी संघ के अधिकार क्षेत्र में हैं और संख्यालीन क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन जापान 2 बड़े दक्षिणी द्वीपों का दावा करता है, यानी कि शिकोटन और हबोमाई के द्वीप, जिन्हें कुरिल द्वीप समूह भी कहा जाता है। अतः इससे क्या होता है, हमारा तीसरा कथन भी हमारा क्या होता है, गलत होता है। तीसरा कथन शिकोटन और हबोमाई द्वीप, जिन्हें कुरिल द्वीप समूह भी कहा है, लेकिन इस पर दावा किसका, ये है हमारा जापान का। तो जापान कुरिल द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र और रूस को दक्षिणी कुरिल कहा जाता कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हमारा स्टेटमेंट है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट है, यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा पारित किया जाता है। डेटा संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा पारित किया जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। पहले कथन का कहना यह है। दूसरा कथन यह है, बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VLOP के उपयोगकर्ता जिनके पास 45 मिलियन से अधिक पंजीकृत EU उपयोगकर्ता हैं और वे प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए सामग्री मॉडरेशन निर्णयों को चुनौती देने में सक्षम होंगे। यह हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा, बिग टेक अपने व्यवसायों से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों के लिए वार्षिक ऑडिट का सामना करेंगे। आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला और दूसरा सही यानी कि तीसरा गलत, दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, या फिर हमारे के सारे ऑप्शन सही। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा क्या है? बी। जो डेटा संरक्षण अधिनियम है ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा पारित किया जाता है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पारित नहीं किया जाता। तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। अब जाने डिटेल में, जो डेटा संरक्षण अधिनियम है ये यूरोपीय संघ के द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा पारित करते हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VLOP के उपयोगकर्ता हैं जिनके पास 45 मिलियन से अधिक पंजीकृत EU उपयोगकर्ता हैं, यानी कि यूजर्स हैं, उसके पास सामग्री मॉडरेशन निर्णयों को चुनौती देने में भी सक्षम है। बिग टेक को अपने व्यवसायों से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों के लिए वार्षिक ऑडिट का सामना करना पड़ेगा। टेक कंपनियों को ध्वजाकृत अभद्र भाषा, आतंकवादी और प्रचार, यूरोपीय संघ के भीतर देशों द्वारा अवैध रूप से परिभाषित अन्य सामग्री को हटाने के लिए नई नीतियाँ नहीं, इनको कुछ न्यू पॉलिसी लानी पड़ेंगी और जिसके लिए इनको तो प्रक्रियाओं का सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं और ये अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग कौन से 3 स्टेटमेंट, तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केंद्र सरकार खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को निर्धारित कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, केंद्र सरकार के पास किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या नियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। तीसरा स्टेटमेंट, यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणाओं जैसे कि शोर, अधिक भार वाली जो परिवहन होते प्रणाली यानी कि व्हीकल्स होते हैं, विकिरण तरंगों को संबोधित नहीं करता है, जो बिगड़ते पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला सही, दूसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा सही, सी है यानी कि हमारे तीनों के तीनों सही, और डी आंसर है हमारा यानी कि दूसरा और तीसरा सही यानी कि पहला गलत। इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग, यानी कि यह खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को निर्धारित करता है। यानी कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जिसके मतलब की सिक्योरिटी के लिए या उससे सेफ्टी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके पास किसी उद्योग संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या नियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। यदि इनको लगता है कि ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं तो इसको यह क्या है? बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और इसको इसके संचालन प्रक्रिया को मतलब कि इसको रोक भी सकते हैं। यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणाओं जैसे कि शोर, अधिक भार वाली जो हैवी व्हीकल्स होते हैं और जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं संबोधित नहीं करता है, जो बिगड़ते पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये कौन कर सकता है? ये हम कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के रूल्स के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। ब्लू हाइड्रोजन में जो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती हैं। सेकेंड है, यह सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ये बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला सही, दूसरा सही, या हमारे दोनों सही या हमारे एक भी नहीं, ना तो एक ना दो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है? डी। जी हाँ जी, जो ब्लू हाइड्रोजन में जो उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन शामिल है, लेकिन इसे कैप्चर और स्टोर किया जाता है। उत्पादन तो शामिल है लेकिन इसको कैप्चर भी करते हैं और साथ में साथ इसको स्टोर भी किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया है क्योंकि यह पानी और जलवाष्प के उत्पादों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? इसके लिए हम वाटर वेपर्स होते हैं यानी कि वाष्प के द्वारा उत्पादों को किया जाता है। तो किसके तहत है? ये ब्लू हाइड्रोजन के तहत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, चीन अपनी जो राष्ट्रव्यापी CBDC शुरू करने वाली दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था है।
ओके, सेकंड ऑप्शन है सीबीडीसी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं और मौद्रिक और राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाते हैं। आपको ये बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, या फिर हमारे एक भी सही नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा बी। कौन सा है, हमारा बी ऑप्शन राइट है। आप बी ऑप्शन यानी सीबीडीसी जो समावेशन को होगा, जो हमारी मौद्रिक होती है, राजकोषीय नीति होती हैं, उनको क्या काफ़ी सिंपल और काफ़ी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी $100 लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है, बहामास है, ना कि चीन है। चीन नहीं है, कौन सी है, बहामास है। सेकंड, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं और मौद्रिक और राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाते हैं, यानी काफ़ी सिंपल हो जाता है हमारी मौद्रिक और राजकोषीय नीति को इससे रन करना, किसे, सीबीडीसी से। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए संकल्प और स्ट्राइव कार्यक्रम शुरू किया है। किस क्षेत्र में किया है गवर्नमेंट ने, ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किलिंग, या फिर हमारा स्वच्छता। तो गवर्नमेंट ने जो है संकल्प और स्ट्राइव जो प्रोग्राम है जो उन्होंने स्टार्ट किया किस क्षेत्र में किया, तो इसका राइट आंसर वो हमारा है सी, यानी कि स्किल। तो आजकल जैसे काफ़ी स्किल इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी रन किए गए हैं। जैसे कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। कौशल भारत मिशन जैसी कौशल योजना है, आजीविका संवर्धन कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प औद्योगिक मूल्य संवर्धन कौशल संदृढ़ीकरण, दोनों विश्व बैंक से ऋण सहायता के रूप में योजना परिव्यय के आधे के साथ केंद्रीय क्षेत्र। जैसे कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास ग्रेजुएशन है और मतलब कागजी लेवल पर तो उनके पास एलिजिबिलिटी है, लेकिन स्किल लेवल पर यानी स्किल के मामले में काफ़ी पीछे हैं। तो इसके लिए मोदी जी ने काफ़ी लेके आए थे स्किल इंडिया मूवमेंट, जो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आई और काफ़ी इससे बेनिफिट भी हुए हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति, यानी कि जैसे आजकल जो चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग है, जो मतलब कि बैटरी को रिप्लेस करना, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन आता है यदि उसकी बैटरी को चार्ज करने की जगह अगर हम उसको रिप्लेस करें, यानी कि चार्ज कराई अपनी कार में लगाएं और डिस्चार्ज उनको सौंप दें, जैसे कि एज अ सिलेंडर, तो उससे कुछ मिलती जुलती नहीं थी। जैसे कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग यानी बदल कर यानी स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वे सभी मानदंडों और शर्तों का पालन करें। कुछ टर्म कंडीशन है उसका उन्हें फॉलो करना होगा कंडीशन को। अगला क्वेश्चन है, जो स्वैपेबल बैटरी वाले वाहन बिना बैटरी के बेचे जाएंगे। तो जो स्वैपेबल बैटरी वाले वाहन होते हैं तो सेकंड कंडीशन का ये है कि उनको कोई बैटरी नहीं दी जाएगी, वो बिना बैटरी के बेचे जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, या हमारे दोनों के दोनों गलत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा डी मतलब दोनों के दोनों, सी, हमारे दोनों के दोनों क्या से हैं, सही हैं। मसौदा जो बैटरी स्वैपिंग नीति के कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं, जो स्वैपेबल बैटरी बिना बैटरी के बेचे जाएंगे और जिससे संभावित ईवी मालिकों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कोई भी एजेंसी हो सकती है वो बैटरी के स्टेशन को लगाने के लिए सक्षम है। कोई भी जो कुछ मतलब सेफ्टी मेजरमेंट्स है जिसका उन्होंने फॉलो करना होगा। खुदरा ईंधन स्टेशनों, पार्किंग क्षेत्रों, मॉल आदि जैसे स्थानों पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि जगह जगह पर हर किलोमीटर पे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी बैटरी स्वैपिंग यानी कि अपनी डिस्चार्ज बैटरी उनको दे दो और चार्ज वाली बैटरी आप उनसे ले सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी नीति हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपकी किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।